नमस्कार बच्चों। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 11 का पाठ 3 तत्वों की आवर्त सारणी और उनके गुणों में आवर्तिता। ये चैप्टर का नाम है तत्वों की आवर्त सारणी और गुणों में आवर्तिता। लेसन नंबर 3 भी कहेंगे हम, यूनिट नंबर 3 कहेंगे इसे। तत्वों की आवर्त सारणी व गुणों की आवर्तिता। पीरियडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट और गुणों की आवर्तिता माने पीरियडिक फंक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज। अब यहां पर बात करते हैं थोड़ी सी। 30% कोर्स निकाल दिया गया है, फिर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे कि तत्वों की आवर्त सारणी क्या होती है। आवर्त सारणी तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए हमने एक टेबल रूप तत्वों को रखा गया, क्योंकि सभी तत्वों के गुणों का अध्ययन आसान नहीं था। तो उन गुणों के अध्ययन को करने के लिए जो समान गुण वाले तत्व हैं, याद रखेंगे, जो समान गुण वाले तत्व हैं उन तत्वों को एक साथ एक वर्ग में रखा गया और उनकी आवर्तिता माने परमाणु क्रमांक या परमाणु भार बढ़ने के अनुसार उन गुणों में क्या परिवर्तन आ रहा है, उन्हें एक आवर्त में रखा गया। तो इस आधार पर वर्गीकरण किया गया तत्वों का। और सबसे पहले जब केवल 63 तत्व ज्ञात थे, मेरी बात को ध्यान रखेंगे, जब केवल 63 तत्व ज्ञात थे, उस वक्त लगभग 1858 ईस्वी में मेंडलीफ नामक एक वैज्ञानिक हुए हैं। डिमेट्रिक मेटलीफ कहते हैं, पूरा नाम है। ये मेंडलीफ नाम के वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इन तत्वों के लिए एक हमें आवर्त सारणी दी। इस आवर्त सारणी में जो तत्वों को रखा गया था वो रखा गया था उनके परमाणु भार के आधार पर, माने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में उसमें रखा। तो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर हमने देखा कि एक निश्चित अंतर के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, सा रे गा मा पा धा नी, और फिर क्या आ जाता है सा, सारे गामा पा धा नी, फिर सा। इसे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। वर्गीकरण में यह भी दिया गया था, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। उसी प्रकार से जब हम इन तत्वों को लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं, ये इनके परमाणु भार का बढ़ता हुआ क्रम है। जब इस बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो अब जो तत्व आता है सोडियम, इट रिजेंबल्स विद लिथियम, इसके गुण लिथियम के साथ मिलते हैं। जैसे 7 सुरों में 8वां सुर पुनः पहले वाला होता है, उसी प्रकार हमने देखा कि लगभग 7 तत्वों के बाद जो 8वां तत्व आ रहा है उसके गुण फिर पहले वाले तत्व के समान है। और जब इसके बाद फिर नेक्स्ट तत्व आता है पोटेशियम, इसके गुण फिर सोडियम के समान है। तो इस आधार पर एक आवर्त सारणी बनाई गई परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में। मेंडलीफ ने हमें एक आवर्त सारणी दी और मेंडलीफ के समय केवल 63 तत्व ज्ञात थे, उन्होंने 7 आवर्त बनाए और 8 वर्ग बनाए। अब आप पूछेंगे 7 आवर्त और 8 वर्ग, वर्ग तो हम पढ़ते हैं 9, एक शून्य भी पढ़ते हैं। आपको बता दूं उस समय तक शून्य वर्ग की खोज नहीं हुई थी, क्योंकि ऐसा नहीं माना जाता था कि कुछ ऐसे भी तत्व होंगे, ऐसा नहीं माना जाता था कि कुछ ऐसे भी तत्व होंगे जो क्रिया नहीं करेंगे। तो इसलिए मेंडलीफ ने अक्रिय गैसों के लिए कोई जगह ही नहीं रखी थी। ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष हैं, क्योंकि 30% कोर्स खत्म किया गया तो इसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो मैंने आपको बताया मेंडलीफ ने जो पहला आवर्त नियम दिया वो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम पे था, लेकिन हम पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम
मॉडर्न पीरियडिक लॉ, आधुनिक आवर्त नियम 1913 ईस्वी में एक साइंटिस्ट हुए मोजले, जिन्होंने यह भी बताया था कि परमाणु क्रमांक की तत्व का मूल लक्षण है, परमाणु भार नहीं। उन्होंने इसी खोज के आधार पर मेंडलीफ के आवर्त नियम में परिवर्तन किया और कहा कि तत्वों को उनके परमाणु भार के आधार पर नहीं रखना है। किस पर रखना है? परमाणु क्रमांक के आधार पर रखना है। और जब परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया तो मेंडलीफ की जो कुछ कमियां थी वो काफी कमियां दूर हो गई। तो इस नियम के अनुसार क्या कहता है यह नियम? या देखिए, इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ये था हमारा आधुनिक आवर्त नियम। क्या तात्पर्य है इस बात से कि भौतिक और रासायनिक गुण उनके आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात जब तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो एक नियमित अंतर के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। वही तत्व दोबारा रिपीट हो जाते हैं, उसकी जैसे गुण वाले तत्व दोबारा रिपीट हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं आवर्ती फलन होना। देखते हैं, आवर्त आपने सुना होगा दोलन। जैसे मान लीजिए ये एक यहां कोई चीज लटकी है, तो जब ये आवर्त करती है तो ऐसे यहां लटकी है तो पहले इधर जाएगी और फिर वापस इधर आएगी, और एक आवर्त यहां होता है, माने पुनः अपनी मध्यमान स्थिति में आता है। तो जब वह अपने मध्यमान स्थिति, आवर्त में भी क्या होता है, एक चीज अपनी मध्यमान स्थिति में बार बार आती रहती है, इसलिए इसको आवर्ती फलन कहा। आपको ध्यान है, आपके जो घंटे स्कूल में चलते हैं उसे भी हम आवर्त कहते हैं, क्योंकि एक निश्चित समय के बाद वो लगता है, इसलिए हम उसे आवर्त भी कहते हैं। जिसे आप पीरियड कहते हैं, टर्न कहते हैं, कौन सा पीरियड चल रहा है, कौन सा घंटा चल रहा है, कौन सा आवर्त चल रहा है। तो ये पीरियड माने एक निश्चित समय अंतराल के बाद। तो ये रहा हमारा आधुनिक आवर्त नियम। और मोजले के बाद, इस आधुनिक आवर्त नियम के बाद एक मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी आई, और उस आधुनिक आवर्त सारणी में 8 वर्ग के स्थान पर 9 वर्ग कर दिए गए। 9 वर्ग और 7 आवर्त बनाए गए। छोटी सी बात यहां से बता के चलते हैं कि जो आवर्त सारणी होती है उसमें इस प्रकार से, थोड़ा आप ध्यान कर लें, इस प्रकार से कॉलम बने हैं। और 2 कॉलम नीचे हैं, जिनमें तत्व रखे गए हैं। या आपको एक प्रारूप बताया है मैंने आपको। तो इस वर्ग में उसने क्या किया, 9 वर्ग बनाए और 7 आवर्त। अब एक बात हमारी समझ में नहीं आती कि आवर्त क्या होते हैं और वर्ग क्या होते हैं, तो आपको बता देता हूं। ऊर्ध्वाधर कॉलम, ऐसे ये ऊर्ध्वाधर कॉलम है, ऊपर से नीचे की ओर, ये ऊर्ध्वाधर कॉलम, इन्हें हम कहते हैं आवर्त सारणी में उपस्थित ऊर्ध्वाधर कॉलम वर्ग कहलाते हैं, समूह कहलाते हैं, जिसमें एक ही जैसे गुण वाले तत्व रखे जाते हैं। तो ये हमारे वर्ग हैं। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, सेकंड,
ऐसे उसने वर्ग बनाए 9। कितने बनाए? 9। और 9 वर्ग में आपको बता दें 1 से लेके 7 तक के वर्गों को उसने 2 भागों में विभाजित किया, ए और बी। तो फर्स्ट ए था, फर्स्ट बी था, सेकंड ए था, सेकंड बी भी था, थर्ड ए था तो थर्ड बी भी था, फोर्थ ए था तो फोर्थ बी भी था, फिफ्थ ए था तो फिफ्थ बी भी था, सिक्स्थ ए था तो सिक्स्थ बी भी था, और सेवेंथ ए था तो सेवेंथ बी। लेकिन एट्थ को उसने विभाजित नहीं किया, जबकि एट्थ की 3 श्रेणियां थी। कितनी? 3 श्रेणियां। यहां हम जब एट्थ को रखेंगे तो 3 श्रेणियों में एट्थ को रखा जाता है। अभी मैंने एक प्रारूप बनाया है, जो आपको नोट्स दिए गए हैं, उन नोट्स में जो आपको आवर्त सारणी है उसमें आप देख सकते हैं। एट्थ को उसने 3 सीरीज में रखा गया, 3 श्रेणियां बनाई, 8 की 3 पंक्तियां बनी, लेकिन उसने 8 को ए और बी में विभाजित नहीं किया। 8 जब हम लिखते हैं तो उसके नीचे अक्सर हम 3 बिंदी लगा देते हैं, जिससे पता लगता है कि 8 को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, अर्थात 3 कॉलमों में विभाजित कर रखा है। और फिर उसके बाद एक और अन्य वर्ग, 8 वर्ग ये हो गए हमारे 1 से 7 तक के, जो 2 हिस्सों में डिवाइड हुए, 7 दूनी 14 और एक 15। समझ में आ गया आपको? 15। और ये अभी 15 उस हिसाब से अगर हम देखें, और एक 16वां वर्ग अलग से 9वां वर्ग जोड़ा गया, जिसे हमने 9वां वर्ग कहा था, उसे शून्य वर्ग का नाम दिया गया है। यहां पर ये शून्य वर्ग आता है, लास्ट में शून्य वर्ग। तो ये आधुनिक आवर्त सारणी की बात थी, जिसमें 9 वर्ग बनाए गए और 7 आवर्त बनाए गए। मैंने आपको बताया ऊर्ध्वाधर कॉलम जो ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो हम किसी वर्ग में जाते हैं, और अगर हम क्षैतिज चले, अगर हम इस पृथ्वी के पैरेलल चले, इस प्रकार से मूव करें, तो ये बने थे आवर्त। क्या बने थे? आवर्त। और ऐसे आवर्त को 4 भागों में विभाजित किया गया। अति लघु आवर्त, प्रथम वर्ग को अति लघु आवर्त कहते हैं, प्रथम आवर्त को अति लघु आवर्त कहते हैं। उसमें केवल 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन, हीलियम। फिर आया लघु आवर्त, दूसरे और तीसरे आवर्त को हम क्या कहते हैं? लघु आवर्त कहते हैं। 8 तत्व हैं। और उसके बाद आया दोस्तों दीर्घ आवर्त, 18 तत्व हैं। और चौथा और पांचवा आवर्त कहलाता है। ये चौथा और पांचवा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा पांचवा क्या कहलाता है? हमारा चौथा और पांचवा कहलाता है हमारा कैसा आवर्त? दीर्घ आवर्त। और छठे और सातवें आवर्त को कहते हैं अति दीर्घ आवर्त। इनमें 32 तत्व हैं। छठे में 32 हैं और सातवें में भी 28 हैं। अभी वो पूरा नहीं हुआ है, खोज जारी है। जब खोज हो जाएंगी तो पूरा हो जाएगा 28, लेकिन 32 तत्व ही मानिए। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा वर्ग हो जाता है, क्योंकि इसमें यहां सारे तत्व रखे हैं, साथ में 14 तत्व भी जुड़ जाते हैं। यहां से लेके यहां तक जब हम गिनते हैं तो 18 आते हैं। कितने आते हैं? 18। 10 लाइनें बीच में होती हैं, 10 और 2 12 और 6 इधर होती है 18। और 18 के बाद 14 यहाँ पे तत्व रखे गए, तो 18 और 14 32 तत्व हो जाते हैं। ये जो नीचे आपको दिखाया गया है, ये उन 32 तत्वों को छठे में और सातवें में दूसरे तत्व से नीचे गए हैं। आप जब उनके परमाणु क्रमांक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी कौन सी आवर्त सारणी हो गई? आधुनिक आवर्त सारणी। इसके बाद आई कौन सी आवर्त सारणी बच्चों? दीर्घाकार आवर्त सारणी। इस आवर्त सारणी को साइंटिस्ट हुए रॉन्ग, वर्नर और बरी। रॉन्ग, वर्नर और बरी। रॉन्ग, वर्नर और बरी। इन वैज्ञानिकों ने बोर के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर, किसके? बोर के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर एक विस्तृत आवर्त सारणी प्रस्तुत की। और उस विस्तृत आवर्त सारणी को हम दीर्घाकार आवर्त सारणी या बोर की आवर्त सारणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घाकार आवर्त सारणी या बोर की आवर्त सारणी भी कहते हैं। और इसमें बच्चों मैं आपको बता दूं, अभी मैंने आपको गिन के दिखाए थे 10 और 6 16 और 2 18। तो 18 वर्गों में इसने विभाजित कर दिया। ए और बी का झंझट खत्म कर दिया।
उसने इसको पहला नंबर दिया, इसको दूसरा, तो यहां 3 से 12 तक 10, और ये 13, और ये 14, ये 15, ये 16, ये 17 और एक 18। इस प्रकार से 18 क्या कर दिया उसने, वर्ग बनाए और आवर्त रखे 7। लेकिन इस आवर्त सारणी में एक परिवर्तन और किया गया। इस आवर्त सारणी को विभाजित किया केवल 4 हिस्सों में। पहले 2 जो टावर खड़े हैं इन्हें कहा गया एस ब्लॉक के तत्व, और जो बाद के 6 टावर खड़े हैं इन्हें कहा गया पी ब्लॉक के तत्व, और जो ये बीच में है इन्हें कहा गया डी ब्लॉक के तत्व, और जो नीचे 2 रखे गए हैं इन्हें कहा गया एफ ब्लॉक के तत्व। किस आधार पे, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आधार था, तो वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाएगा एस ब्लॉक के तत्व है, पी में जाएगा अंतिम, ध्यान रखने की बात है, अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर पी उपकोष में जाएगा तो पी ब्लॉक के तत्व है, और अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि डी में जाएगा तो डी ब्लॉक के तत्व हैं, और एफ में जाएगा तो एफ ब्लॉक के तत्व हैं। 4 ब्लॉकों में विभाजित किया गया। एस ब्लॉक के तत्वों में अगर हम बात करें पहला और दूसरा वर्ग, या फर्स्ट ए और सेकंड ए, पी ब्लॉक के तत्व में हम बात करें तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, या आधुनिक आवर्त सारणी के लिए बात करें तो थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, एट्थ, यहां नहीं होता, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ और शून्य वर्ग, एट्थ हमारा यहां आएगा। यहां हम शुरू करेंगे थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, एट्थ, और उसके बाद फर्स्ट बी और सेकंड बी। इस प्रकार से इन तत्वों को क्या कहा गया, डी ब्लॉक के तत्व कहा गया, जो बीच में रखे गए हैं। डी में इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है। इन तत्वों को हम संक्रमण तत्व भी कह देते हैं, क्योंकि यहां से और यहां तक एस से पी ब्लॉक की तरफ इनके गुणों में संक्रमण आता है। चूंकि डी ब्लॉक तत्व में एस से पी ब्लॉक के तत्वों की ओर संक्रमण होता है, इसलिए उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। और संक्रमण में भी आंतरिक संक्रमण वाले तत्व हैं, इसलिए इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों का क्या नाम देते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व। आगे जब पढ़ेंगे तो इसका विस्तृत थोड़ा बहुत हम इसका खुलासा करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आपके कोर्स में जिस प्रकार से दिया गया है वो मैंने आपको बता दिया। फिर एक बार आपको दिखा दें, 4 ब्लॉकों में विभाजित किया गया। एस ब्लॉक माने जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जाए, पी ब्लॉक जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जाए, डी ब्लॉक जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जाए, एफ ब्लॉक जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ में जाए। एस में आती है फर्स्ट ए और सेकंड ए, और यहां पी ब्लॉक में थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी और शून्य। अब एक बात और आपकी बात हम करेंगे, यहाँ 13, 14, 15, 16, 17 और 18 शून्य वर्ग को 18वें वर्ग का तत्व भी कहते हैं। कुछ किताबों में आप देखोगे यहाँ थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए लिखा है। मैंने जो आपको आवर्त सारणी दी है उसमें भी ए ही लिखा है। ये ए और बी में आपको ज्यादा झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। ए और बी अमेरिका और ब्रिटेन का झगड़ा है। जो टीचर्स, जो भी केमिस्ट्री के लोग होते हैं, अगर वो अमेरिका के लिटरेचर से पढ़ते हैं तो वो इन पी ब्लॉक के तत्वों को ए में रखते हैं, और अगर वो ब्रिटेन के लिटरेचर से पढ़ते हैं तो बी में रखते हैं। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, इसमें ज्यादा झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। और डी ब्लॉक में हम रखेंगे थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, और बताएं आपको एट्थ, और एट्थ के नीचे मैंने 3 लाइनें, और फर्स्ट बी और सेकंड बी। और जरा अब इनको आधुनिक में अगर हम चेंज करते हैं तो ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां, और ये 3 बिंदु का मतलब 8, 9, 10, 11 और 12। मैंने आपको बताया 3 से 12 तक 10 वर्ग हमारे डी ब्लॉक के। और एफ ब्लॉक में 2 श्रेणियां हैं हमारी, एक लेंथेनाइड
क्योंकि लेंथेनम के बाद शुरू है, और एक एक्टिनाइड क्योंकि ये एक्टिनियम के बाद शुरू है। इन्हें 4f ब्लॉक के तत्व और इन्हें 5f श्रेणी के तत्व कहते हैं। बाद में इनका अभी अगर आपके कोर्स में आएगा तो इसकी डिटेल करेंगे। इस दीर्घाकार आवर्त सारणी से क्या फायदे हैं, इसकी उपयोगिता। पहला नंबर, इसमें तत्वों की स्थिति मात्र से उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानकारी हो जाती है। नंबर 2, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अध्ययन सरल हो गया है। नंबर 3, केवल 4 ब्लॉकों में विभाजित किया, SPDF 4 ब्लॉकों से बहुत आसान हो गया सभी तत्वों को समझना। नंबर 4 बात आपको बता दें, जो आवर्त सारणी होती है उसमें फर्स्ट ए में सक्रिय क्षार धातु रखे गए थे और फर्स्ट बी में कम क्रियाशील मुद्रा धातुएं रखी गई थी। तो ये एक साथ रखे जाते थे, एक ए और एक बी। लेकिन अब फर्स्ट में इन्हें नहीं रखा जाता है। इसका तो आवर्त सारणी का नंबर है 1 और इसका 2, और देखो अब इसको मिला 11, तो ये दूर दूर हो गए 1 और 11। जो सक्रिय तत्व, कौन से क्षार धातु वाले सक्रिय तत्व किसके साथ रखे गए थे, कम सक्रिय मुद्रा धातुओं के साथ, उन्हें भी अलग अलग कर दिया गया। इस प्रकार से अनेक जो आवर्त सारणी की कमियां थी वो दूर की गई। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। आप अच्छी तरीके से इसे पढ़ लीजिए और एक काम आप जरूर कीजिए, जो आपके मित्र हैं अगर वो इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उन्हें शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, हमारा एक सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर निकलो तो मास्क जरूर लगा लेना। थैंक यू।